हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न 1, आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं। इनमें से एक में आसवित जल है एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन है तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे। तो तीनों परख नलियों में स्थित विलयन की क्रिया लाल लिटमस पत्र से करवाते हैं। जिस विलयन के द्वारा यह लिटमस पत्र नीला हो जाएगा तो वह विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। यानी कि जब एक परख नली के विलयन में हम ये लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो अगर वह नीला हो जाता है तो वह विलयन कैसा है, वह क्षारीय विलयन है। अब इस नीले लिटमस पत्र की क्रिया शेष दोनों विलयनों से करवाते हैं। तो जिस विलयन के द्वारा यह लिटमस पत्र पुनः लाल हो जाता है, यानी कि जो नीला लिटमस पत्र है वह जिस विलयन में डालने से वापस से लाल हो जाता है तो वह विलयन कैसा होगा, वह अम्लीय होगा। तथा तीसरी परख नली में स्थित विलयन आसवित जल है। चूंकि आसवित जल उदासीन होता है अतः यह किसी भी लिटमस पत्र से कोई क्रिया नहीं करता है। तो इसका मतलब जब लिटमस पत्र नीला हो जाए तो विलयन कैसा रहेगा, क्षारीय है, और जब यह नीला लिटमस पत्र लाल हो जाए तब विलयन कैसा है, अम्लीय है। और जब लिटमस पत्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो तो इसका मतलब है कि विलयन उदासीन है। प्रश्न 1, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो दही एवं खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं। तो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही या फिर कोई भी खट्टे पदार्थ रखने पर वे अम्लीय होने के कारण पीतल एवं तांबे की धातु की सतह से क्रिया करके विषैले यौगिकों या फिर लवणों का निर्माण करते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसीलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही तथा खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। प्रश्न 2, धातु के साथ में अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाइए और इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो धातु के साथ में अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे जिंक धातु पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक सल्फेट बनता है तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो देखिए ये जिंक धातु है, जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, जिंक का सल्फेट बनता है ZnSO4, और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये देखिए ऊपर की तरफ एरो का चिन्ह लगा रखा है, इसका क्या मतलब होता है कि इसमें गैस निकल रही है। अब इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे तो वह हम देखते हैं। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच करने के लिए इसको साबुन के विलयन में प्रवाहित करते हैं जिससे कि बुलबुले बनते हैं तथा इसके पास में जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर यह गैस नीली ज्वाला के साथ में फटफट की यानी कि पॉपिंग साउंड के साथ में जलती है। प्रश्न 3, कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस को जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, यानी कि इससे जो गैस उत्पन्न होती है वह जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अभिक्रिया में उत्पन्न एक यौगिक कैल्शियम क्लोराइड है। तो देखिए अभिक्रिया में कैल्शियम क्लोराइड उत्पन्न होता है यानी कि प्रोडक्ट है, यौगिक है, और यहाँ पर A एक यौगिक है जो HCl अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है और जो उत्पाद बनता है उसमें से एक का नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। चूंकि उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है जो कि CO2 है, और इसमें क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है। यह कैसे पता लगाया, क्योंकि यह गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है।
तो इससे पता चलता है कि यह निकलने वाली गैस कैसी है, CO2 है। अतः प्रश्न के अनुसार रासायनिक समीकरण, तो प्रश्न के अनुसार रासायनिक समीकरण क्या बनेगा कि A कोई उत्पाद है जो HCl अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर रहा है और उसके बाद में कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है तथा CO2 गैस उत्पन्न हो रही है, तो ये रासायनिक समीकरण बनेगा। चूंकि अभिक्रिया में उत्पन्न एक यौगिक कैल्शियम क्लोराइड है तथा दूसरा क्या है, CO2 है। एक कैल्शियम क्लोराइड है और दूसरा CO2 है, अतः यौगिक A निश्चित रूप से कैल्शियम युक्त होगा। तो ये जो A यौगिक है यह क्या होगा, इसमें निश्चित रूप से कैल्शियम होगा और वह क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होगा। अतः यौगिक A यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की क्रिया जब तनु HCl अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इस प्रकार से होगी। तो देखिए CaCO3 जब HCl के साथ में यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है प्लस CO2 गैस निकलती है प्लस H2O यानी कि जल बनता है। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, तो इसके लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होगी CaCO3 प्लस 2HCl और इससे बनेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। प्रश्न 1, HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। तो HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ तथा ऋणायन देते हैं। इन हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ के कारण ही HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण या फिर लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज में सहसंयोजी गुण होता है, इसीलिए इनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन नहीं बनते हैं। अतः इन यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। प्रश्न 2, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि जो H+ आयन होते हैं वे उत्पन्न होते हैं, जो कि विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक होते हैं। प्रश्न 3, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। तो हम जानते हैं कि जल की उपस्थिति में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन उत्पन्न होते हैं। चूंकि जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में जल उपस्थित नहीं होता है, इस वजह से उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होते हैं और हाइड्रोजन आयन के उपस्थित नहीं होने के कारण अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं होता है और H+ आयनों की अनुपस्थिति के कारण ही अम्लीय गुण की भी अनुपस्थिति होती है और जिसके कारण शुष्क लिटमस पत्र के रंग में परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न 4, अम्ल को तनुकृत यानी कि डाइल्यूट, जब उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया जाता है तो वो कंसंट्रेट से कैसा हो जाता है, तनुकृत यानी कि थोड़ा हल्का कम क्रियाशील हो जाता है। तो अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। तो अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में, क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ही ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि उसमें से बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, अर्थात इसमें ऊष्मा निकलती है। इसीलिए जल में किसी सांद्र अम्ल को सावधानी पूर्वक मिलाना चाहिए। अम्ल को जल में हमेशा धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। यदि सांद्र अम्ल में जल को मिलाया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर के यानी कि उछल करके बाहर आ सकता है, इससे आप जल सकते हैं। इसके अलावा वहाँ का स्थानीय ताप भी बढ़ जाता है, जिसके कारण उपयोग किए जाने वाला कांच का पात्र टूट भी सकता है, यानी कि इतनी ज़्यादा उसमें से ऊष्मा निकलती है। प्रश्न 5, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है।
तो अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय अर्थात जल मिलाने पर H3O+ आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। अब चूंकि जल मिलाने पर अम्ल में उपस्थित अनआयनित जल की मात्रा तो बढ़ती जाती है, क्योंकि हम इसमें जल मिलाते जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, अनआयनित जल की मात्रा तो बढ़ती जाती है, परंतु H3O+ की मात्रा वही रहती है। परिणाम स्वरूप H3O+ आयनों की जो सांद्रता है वह लगातार घटती जाती है। प्रश्न 6, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में बढ़ जाती है, जिससे मिलाए गए क्षारक से प्राप्त हाइड्रोक्साइड आयन विलयन की सांद्रता में वृद्धि कर देते हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, आपके पास में 2 विलयन A एवं B हैं। विलयन A के pH का मान 6 है एवं विलयन B के pH का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारीय है। अब हमें इनके pH मान दिए गए हैं, जिसमें हमें यह बताना है कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारकीय है, और कौन से विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी और किस में कम होगी। उत्तर है कि विलयन A के pH का मान 6, विलयन B के pH का मान 8 से कम है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर pH के मान में कमी होती है। अतः विलयन A में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता विलयन B से अधिक है। pH स्केल में विलयन का मान यदि 7 से कम है तो यह विलयन अम्लीय होगा, और यदि 7 से अधिक है तो यह विलयन क्षारीय होगा। तो यह हम pH स्केल से पता करते हैं कि विलयन अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा। चूँकि विलयन A के pH का मान 6 है जो कि 7 से कम है, अतः विलयन A अम्लीय है, और विलयन B के pH का मान 8 है जो कि 7 से अधिक है, अतः विलयन B क्षारीय है। प्रश्न 2, H+ और एक्वस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि H+ आयन की सांद्रता यदि बढ़ाई जाए या फिर घटाई जाए तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी, यानी कि विलयन क्षारीय होगा या फिर विलयन अम्लीय होगा, तो उसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन अधिक अम्लीय हो जाता है तथा H+ आयन की सांद्रता घटने पर विलयन कम अम्लीय होगा, अर्थात उसमें क्षारकीय गुण बढ़ जाता है। तो चूंकि अम्लीय गुण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन की सांद्रता, यानी कि अम्लीय गुण कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे विलयन का अम्लीय गुण भी बढ़ेगा। तो इसलिए अम्लीय गुण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H+ आयन की सांद्रता की। प्रश्न 3, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? तो उत्तर है हाँ, क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते तो हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। इसके अलावा क्षारकीय विलयन में H+ की तुलना में जो OH- आयन होते हैं वे अधिक मात्रा में होते हैं। इसी वजह से विलयन क्षारीय होता है, यानी कि उसमें H+ आयन की तुलना में OH- आयनों की सांद्रता अधिक होती है, इसीलिए से विलयन क्षारीय होता है। प्रश्न 4, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। तो चूंकि बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर चौक कैल्शियम कार्बोनेट क्षारकीय प्रकृति हैं जो मिट्टी की अम्लीयता को उदासीन कर देते हैं। अतः किसान
अपने खेत की मिट्टी की अम्लीयता को उदासीन करने के लिए बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर चौक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से उस समय उपचारित करेगा जब मिट्टी में अम्लों की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाएगी। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर है। प्रश्न 2, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कि शुष्क अवस्था में क्लोरीन से यानी कि Cl2 से क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 जब क्लोरीन से यानी कि Cl2 से क्रिया करता है तो CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है प्लस H2O जल बनता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। प्रश्न 3, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु करने के लिए यानी कि मीठा करने के लिए Na2CO3 10H2O यानी कि धोने का सोडा उसका उपयोग किया जाता है। इससे जल की स्थायी कठोरता को हटाया जाता है। प्रश्न 4, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, H2O तथा CO2 गैस प्राप्त होती है। अभिक्रिया का समीकरण है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, और जब इसको गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है प्लस H2O यानी कि जल प्राप्त होता है और CO2 गैस प्राप्त होती है। प्रश्न 5, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ में अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल में मिलाने पर जिप्सम बन करके कठोर ठोस पदार्थ बना देता है। अभिक्रिया के लिए समीकरण है CaSO4 हाफ H2O प्लस ये देखिए 1.5 H2O है, इसके साथ में जब ये क्रिया करता है तो क्या बनता है? जिप्सम जैसा कठोर पदार्थ बनता है, तो यह जिप्सम होता है। तो जल के साथ में अभिक्रिया करके प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बनाता है? जिप्सम। अभ्यास प्रश्न 1, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? तो इसमें देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं। तो A है 1 यानी कि इसका pH 1 है, B है 4, C है 5 या फिर D है 10। तो इसका उत्तर है D यानी कि 10। तो इस विलयन का pH होगा 10। इसका मतलब कि यह कैसा विलयन होगा? यह क्षारीय विलयन होता है, क्योंकि क्षारीय लवणों की क्या विशेषता होती है कि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो इसलिए इसका pH संभवतः 10 होगा। प्रश्न 2, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? A है NaCl, B है HCl, C है LiCl और D है KCl। तो इसका उत्तर है B HCl। प्रश्न 3, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लेते हैं तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं। A है 4 ml, B है 8 ml,
सी है 12 ml और डी है 16 ml। तो इसका उत्तर है डी 16 ml, क्योंकि 10 ml विलयन को उदासीन करने के लिए 8 ml HCl का विलयन चाहिए। तो 20 ml को यानी कि जब दुगना है तो HCl भी दुगना ही चाहेगा, इसलिए 8 के दुगने कितने हो गए 16। तो 16 ml विलयन हमें उदासीन करने के लिए HCl का चाहिए। प्रश्न 4, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? ए है एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक, बी है एनाल्जेसिक या फिर पीड़ाहारी, सी है एंटासिड और डी है एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी। तो इसमें उत्तर है सी एंटासिड। प्रश्न 5, निम्न अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद में संतुलित समीकरण लिखिए। ए है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ में अभिक्रिया करता है। तो इसके लिए पहले शब्द समीकरण है कि जिंक जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो जिंक का सल्फेट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इसके लिए संतुलित समीकरण है कि Zn यानी कि जिंक जब H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 यानी कि जिंक का सल्फेट बनता है प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। बी है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ में अभिक्रिया करता है। तो इसके लिए पहले शब्द समीकरण है कि मैग्नीशियम जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम का क्लोराइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो Mg यानी कि मैग्नीशियम। अब इसके लिए संतुलित समीकरण है कि Mg यानी कि मैग्नीशियम जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। सी है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम के चूर्ण के साथ में अभिक्रिया करता है। तो इसके लिए पहले शब्द समीकरण है कि एल्यूमिनियम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो Al इसके लिए संतुलित समीकरण है कि Al यानी कि एल्यूमिनियम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 का होल 3 एल्यूमिनियम सल्फेट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये इसका संतुलित समीकरण है। डी है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ में अभिक्रिया करता है। तो शब्द समीकरण है कि लोहा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो आयरन का क्लोराइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो संतुलित समीकरण होगा यानी कि Fe यानी कि लोहा जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि डाइल्यूट HCl के साथ में अभिक्रिया करता है तो आयरन का क्लोराइड बनता है FeCl2 प्लस H2 गैस निकलती है। तो ये इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण है। प्रश्न 6, अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होती है लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप के द्वारा इसे साबित कीजिए। तो अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होती तो है परंतु वे ये विलयन में आयनीकृत नहीं होते हैं जिससे कि इसमें H+ आयन उत्पन्न नहीं होता है। ये निम्न क्रियाकलाप से प्रदर्शित होता है। सर्वप्रथम ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लेते हैं, यानी कि इनमें से किसी का विलयन लेते हैं। एक कॉर्क पर 2 कीलें लगा करके कॉर्क को 100 ml के एक बीकर में रख देते हैं। तो देखिए ये बीकर हो गया, कांच का एक बीकर है जो कितने का है। अब इसमें हम एक 100 ml का ये बीकर है, इसके अंदर ये लकड़ी का एक कॉर्क है, रबड़ का या लकड़ी का। इसको इस बीकर के अंदर रख देते हैं और इस बीकर के अंदर तनुकृत अम्लीय विलयन है, यानी कि डाइल्यूट एसिटिक एसिड है या कोई सा भी अम्लीय विलयन है। वह कैसा है? तनुकृत है, यानी कि थोड़ा डाइल्यूट है। उसके बाद में इस कॉर्क में
2 कीलें लगा करके, ये देखिए इसमें ये 2 कील लगा दी गई हैं। तो इसके अंदर बीकर के अंदर इस कॉर्क को रख देते हैं। अब चित्र के अनुसार कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ में एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ देते हैं। अब देखिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि एक कील को तो इधर यूँ बैटरी से जोड़ दिया गया है जो कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है, और दूसरी कील को बल्ब से जोड़ते हुए, पहले स्विच से जोड़ा है फिर बल्ब से जोड़ते हुए और बैटरी के दूसरे भाग से जोड़ देते हैं, यानी कि इसमें ये परिपथ को पूरा कर देते हैं। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डाल करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इसी क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में दोहराते हैं, यानी कि एक बार तनु HCl के साथ में करते हैं और फिर इसी अभिक्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में दोहराते हैं। इन परीक्षणों को ग्लूकोज एवं अल्कोहल के विलयनों के साथ में अलग अलग दोहराते हैं। तो प्रेक्षण एवं परिणाम, तो हम पाते हैं कि बल्ब प्रत्येक स्थिति में नहीं जलता है। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है क्योंकि अम्लों में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत चालन संभव होता है, परंतु ग्लूकोज एवं अल्कोहलों में के विलयन जो होते हैं उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है क्योंकि इनमें आयन नहीं होते हैं। इसीलिए ग्लूकोज एवं अल्कोहल को अम्लों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 7, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है? तो आश्रित जल पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, इसमें किसी भी प्रकार के आयनिक यौगिक नहीं होते हैं, इसीलिए यह कैसा होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है और विद्युत का चालन नहीं करता है। जबकि वर्षा जल में अम्लीय गैसें जैसे कि CO2 आदि घुल करके कार्बोनिक अम्ल बनाती हैं, जिससे वर्षा का जल अम्लीय होता है तथा हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन उत्पन्न करता है। इसी कारण से वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है। प्रश्न 8, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो जल की अनुपस्थिति में कोई भी अम्ल आयनित नहीं होता है, जिससे कि जल की अनुपस्थिति में अम्लों में से हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं हो पाते हैं। चूंकि हाइड्रोजन आयन ही अम्लों के अम्लीय व्यवहार के लिए उत्तरदायी होते हैं, अतः इसकी अनुपस्थिति में अम्ल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। प्रश्न 9, 5 विलयनों A, B, C, D और E, ये 5 तरह के विलयन हैं कि जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। तो कौन सा विलयन है? जैसे A विलयन के लिए हमें 4 pH प्राप्त होता है, तो हमें बताना है कि A विलयन कौन सा है। तो हम इसमें दे रखे हैं हमें 5 विकल्प। तो A उदासीन है, B प्रबल क्षारीय है, C प्रबल अम्लीय है, D दुर्बल अम्लीय है और E दुर्बल क्षारीय है। और pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ, पहले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम, फिर थोड़ी ज़्यादा, फिर थोड़ी ज़्यादा। तो इस तरह से हमें आरोही क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है इनके pH के मानों के आधार पर। अब इसमें हमें दे रखा है कि A उदासीन है, तो उदासीन वाला कौन सा विलयन होगा? जिसकी pH 7 होगी, यानी कि ना तो वो अम्लीय होगा और ना वो क्षारीय होगा। तो pH 7 वाला जो विलयन है, और वह कौन सा विलयन है? वह D विलयन है जो उदासीन है। B है प्रबल क्षारीय, तो प्रबल क्षारीय कौन सा होगा? pH 11 वाला विलयन जो कि C है, वह कौन सा है? प्रबल क्षारीय है। फिर प्रबल अम्लीय, प्रबल अम्लीय कौन सा होगा? जिस विलयन का pH 1 है, यानी कि जो विलयन B है वह प्रबल अम्लीय होगा। D है दुर्बल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय कौन सा होगा? pH 4 वाला जो विलयन है जो कि A विलयन है वह दुर्बल अम्लीय होगा, यानी कि जो अम्लों की अम्लता है वह pH 1 से लेकर के जब हम आगे 7 तक बढ़ते हैं तो वो कम होती जाती है। तो pH 4 वाला जो विलयन है वह दुर्बल अम्लीय विलयन है।
दुर्बल क्षारीय, तो pH 9 वाला विलयन जो कि ई विलयन है वह दुर्बल क्षारीय है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बढ़ते हुए क्रम के मान इस प्रकार से होंगे। तो विलयन सी, इसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी, यानी कि इसमें अम्लता सबसे कम होगी। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, प्रबल क्षारीय होगा। तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे कम होगी। फिर विलयन ई है, इसमें इससे थोड़ी ज़्यादा है। फिर विलयन डी है, इसमें विलयन ई से थोड़ी ज़्यादा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। उसके बाद में विलयन ए है और सबसे ज़्यादा विलयन बी में है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसीलिए विलयन बी सबसे ज़्यादा प्रबल अम्लीय विलयन है। अर्थात pH 11 वाला जो विलयन है उसकी सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसमें सबसे कम है। pH 9 में उससे थोड़ी ज़्यादा है, pH 7 में pH 9 से थोड़ी ज़्यादा है और pH 4 में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता pH 7 से ज़्यादा है और pH 1 में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज़्यादा है। इसीलिए pH 1 वाला जो विलयन है वह प्रबल अम्लीय विलयन है। प्रश्न 10, परख नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl तथा परख नली बी में एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों? तो परख नली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी क्योंकि मैग्नीशियम से HCl तथा एसिटिक एसिड दोनों ही क्रिया करके H2 गैस देंगे, लेकिन एसिटिक अम्ल की तुलना में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। इसीलिए यह प्रबल अम्ल होने के कारण अधिक तीव्रता से क्रिया करेगा, जिससे कि अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी। यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन गैस है वह अधिक तेजी से निकलती है और उसमें इसीलिए अधिक तेजी से बुदबुदाहट होती है। प्रश्न 11, ताजे दूध के pH का मान 6 होता है और दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। तो ताजे दूध का pH का मान 6 होता है, अर्थात यह हल्का सा अम्लीय होता है। जब इसका किण्वन होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे दूध दही में बदल जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण इसका अम्लीय गुण बढ़ जाता है, जिससे कि इसके pH के मान में और कमी आ जाती है। प्रश्न 12, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो ए है कि ताज़ा दूध के pH के मान को 6 से बदल करके थोड़ा सा क्षारीय क्यों बना देता है, यानी कि बेकिंग सोडा मिला देने पर दूध का जो है वह कैसा हो जाता है, थोड़ा सा क्षारीय हो जाता है। तो वह ऐसा क्यों करता है? तो चूंकि बेकिंग सोडा NaHCO3 यानी कि जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, यह क्षारीय होता है। यह दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार का लवण है। ताज़ा दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाने पर दूध का pH का मान 6 से बढ़ जाता है, जिससे कि दूध थोड़ा सा क्षारीय हो जाता है और इससे दूध के परिरक्षण में बनने वाला लैक्टिक अम्ल उदासीन हो जाता है और जिससे दूध जल्दी खराब नहीं होता है। यानी कि दूध को ज़्यादा समय तक ताज़ा रखने के लिए उसकी थोड़ी अम्लता को बढ़ा करके क्षारीयता में परिवर्तन कर दिया जाता है। इसलिए जो ग्वाला होता है वह ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। बी है कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो बेकिंग सोडा युक्त दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है क्योंकि दूध से दही बनना किण्वन की प्रक्रिया है, जो कि एक निश्चित pH मान पर ही होती है, जो कि लगभग 7 अर्थात उदासीन माध्यम होना चाहिए। जबकि NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा मिलाने पर विलयन की pH बढ़ जाती है। इससे दूध से दही बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, अर्थात दूध को क्षारीय से अम्लीय होने में अधिक समय लगता है। इसीलिए इस दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है।
प्रश्न 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी के संपर्क में आने पर H2O के अणुओं से क्रिया करके शीघ्रता से कठोर ठोस पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है। इसी कारण से इसे आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। प्रश्न 14, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तब लवण और जल बनते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो क्षारक प्लस अम्ल क्रिया करके लवण बनाते हैं प्लस जल बनता है। इस अभिक्रिया में अम्ल के द्वारा क्षारक का प्रभाव तथा क्षारक के द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा है, क्षार है, जो अम्ल यानी कि HCl से अभिक्रिया करके लवण बनाता है यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस जल बनाता है, तो इस तरह से जो क्षार है वह अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है और अम्ल क्षार के प्रभाव को समाप्त कर देता है और एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। अब KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार है, HNO3 से अभिक्रिया करता है। HNO3 क्या है, ये अम्ल है और लवण बनाते हैं दोनों अभिक्रिया करके KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2O यानी कि जल बनाते हैं। तो ये दोनों ही उदासीनीकरण अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। प्रश्न 15, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो धोने के सोडे के उपयोग, धोने का सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट बोरेक्स बनाने में प्रयुक्त होता है। दूसरा उपयोग है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है, इससे घरों की सफाई भी करते हैं। बेकिंग सोडे का उपयोग, बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। यह एंटासिड होता है क्योंकि क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।